अस्सलाम वालेकुम। जब मैंने पिछला वीलॉग किया अब से कोई 2 घंटे पहले, तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं अगले वीलॉग में आपको लाहौर हाई कोर्ट का जो एक डिसीजन आया 5 मेंबर बेंच का, जिसके नतीजे में एक आम तासुर ये था, जो हेडलाइन चली टेलीविज़न चैनल्स पे, कि लाहौर हाई कोर्ट ने एनल कर दिया हमज़ा शहबाज के 16 अप्रैल के इलेक्शन को, और अब हमज़ा शहबाज जो हैं वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर नहीं रहे। मैंने कहा था मैं इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो आपके सामने लेके आऊँगा कि इसकी लीगल सेंस क्या है, इसका इम्पैक्ट क्या है, होगा क्या, और इसकी पॉलिटिकल सेंस क्या है, इस वक्त सेंस ऑफ डायरेक्शन जो है वो चीज़ों की क्या है। तो पहली बात तो ये कि अभी तक हमारे सामने जो 5 मेंबर का बेंच आया है, का जो डिसीजन आया, उसका शॉर्ट ऑर्डर अभी तक हमारे सामने आया। ये इसमें एक डिसेंटिंग उसमें एक नोट है जस्टिस सेठी का, जस्टिस साजिद सेठी का, और 4 लोग जो हैं उनका ये बेसिकली तौर पे जो है वो डिसीजन है। डिसेंटिंग नोट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप मेरे ट्वीट्स देखें, जब टेलीविज़न पे ये सबसे पहले खबर आने लगी तो मैंने 3-4 उस वक्त ट्वीट किए थे, 3-4 या 5 ट्वीट किए थे। उसमें से 1-2 कम अज़ कम मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि एक्चुअल जो लॉजिक बनती है आफ्टर दी डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 63A1 की गई है, उस नतीजे में तो जो इलेक्शन हुआ था हमज़ा शहबाज का, वो ख़त्म हो जाता है। उस इलेक्शन की कोई वैल्यू जो है वो नहीं रहती, और सूरत हाल को पीछे चले जाना चाहिए जब हमज़ा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर नहीं थे, और वहीं से क्योंकि एक नई रियलिटी जो है वो क्रिएट हो गई है। उस वक्त जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है और अगर अदालत उसको नल एंड वॉइड करार देती है, जो कि अदालत ने नहीं किया, तो हमज़ा शहबाज चीफ मिनिस्टर कभी बने ही नहीं, बिकॉज वो 25 लोग जिनके वोट से वो चीफ मिनिस्टर बने थे, वो वोट कभी डला ही नहीं। जैसे ये एक फिक्शन में, कोई आप अगर स्टार ट्रैक या कोई फिक्शन की फिल्म देखें तो उसमें यही होता है कि एक एक्ट अगर हुआ ही नहीं, कानून में भी यही कहा जाता है ना, जब वॉइड एब एन इश्यू, तो साइंस में भी यही चीज़ होती है कि अगर एक एक्ट हुआ ही नहीं, जैसे टाइम मशीन के ज़रिए अगर आप पीछे चले जाएं 1857 में, और आप वहाँ जाकर 1857 के आउटकम को बदलने की कोशिश करें, तो साइंस फिक्शन ये कहती है कि आप नहीं बदल सकते, बिकॉज वो एक्ट हो चुका है, आपकी कोई फिजिकल पावर नहीं है उस एक्ट को बदलने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, बिकॉज मैथमेटिक्स एंड साइंस है वेरी इंपॉर्टेंट, और अल्टीमेटली जो सोशल साइंसेज हैं उसकी डेरिवेशन जो है वो दर हकीकत मैथमेटिकल साइंसेज में से होती है। लॉ एक एप्लीकेशन है लॉजिक की, लॉजिक डिराइव हुआ है मैथमेटिक्स में से, मैथमेटिकल साइंसेज में से। तो जो डिसीजन एक्चुअल अगर डिसीजन बनता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, जो कि मई के मिडल में उन्होंने इंटरप्रिटेशन दी आर्टिकल 63A1 की, और आर्टिकल 63A1 चूँकि पहले से चला आ रहा है, 22 बरस से चला आ रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको जब उसकी इंटरप्रिटेशन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया हुक्म और कोई नया ऑर्डर पास नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट ने महज ये बताया था कि आईन पाकिस्तान की ये शिक क्या कहती है। इसीलिए एक दिन पहले जस्टिस जमील, मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट की उनकी सिंगल बेंच डिसीजन था, जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रिट्रोस्पेक्टिव जो है एप्लीकेशन होती। पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि वो तमाम चीज़ें जो आपको कॉमन सेंस और लॉजिक से एक मैट्रिक के बच्चे को भी नज़र आती हैं, जिसके ऊपर दुनिया चलती है, उसके लिए पाकिस्तान में लोग कहते हैं अब लाहौर हाई कोर्ट चले जाते हैं, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, उसको फुल बेंच जो है पाकिस्तान में उसको सुनने बैठ जाता है। ये इस मुल्क की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है इस मुल्क की। ये मुल्क और ये रियासत और ये ढांचा और ये हुकूमत जो है लॉजिक के बरखलाफ चलाई जा रही है। इसी वजह से 22-23 करोड़ के इस मुल्क के इतने पतले हालात हैं, और जब तक इस मुल्क को एक लॉजिक के रास्ते पे नहीं चलाया जाएगा, इस मुल्क की कोई बेहतरी नहीं हो सकती। चाहे अमेरिका इसको अपने सारे पैसे दे दे, चाहे अमेरिका और चीन मिलकर इसकी मदद करना चाहें, जब तक इसका लॉजिकल स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तब तक। अब आए देखें कि लॉजिकल फ्लॉ क्या है जो हाई कोर्ट ने डिसीजन किया। देखिए, अगर आप पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, मेरा ख्याल है मार्च में प्रेसिडेंट ने ये रेफरेंस भेजा था, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने, कि आर्टिकल 63A1 की इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए फॉर रीजंस बेस्ट नोन ओनली टू दी ऑनरेबल जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। वो 2 महीने तक उसको लेके बैठे रहे, और 2 महीने के बाद जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड का जो उसके ऊपर चीज़ लगती है, 2 महीने के बाद उन्होंने उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी, और उसकी सही लॉजिक उन्होंने अप्लाई की। लेकिन उस वक्त तक उस लॉजिक को ना अप्लाई करने, जो कि सुप्रीम कोर्ट को मार्च में ही कर देना चाहिए था, पहले दिन नहीं तो दूसरे दिन कर देना चाहिए था, तो पाकिस्तान के अंदर जो सियासी तब्दीली आई, फेडरल गवर्नमेंट का गिर जाना,
9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का अपना जो डिसीजन देखनी, सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद जो फैसले किए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ, वो ऐसे ऐसे करके कर दिए। मतलब 7 अप्रैल का जो डिसीजन था, 9 अप्रैल को आधी रात के बाद सुप्रीम कोर्ट 12 बजे खुल गई हुकूमत, जिसके नतीजे में गिर गई और सुप्रीम कोर्ट ने वायलेशन की आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अपने डिसीजन में, जो कि सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एक फायर वॉल था अदालत और पार्लियामेंट को आपस में जो सेपरेट करता था। बिकॉज सिस्टम हमारा खड़ा हुआ है 3 चीज़ों के ऊपर, जिसमें एक तरफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जो कि इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, एक लेजिस्लेचर है और तीसरी चीज़ जो है वो जुडिशरी है। तो जुडिशरी इज़ नॉट सपोज्ड इन द स्कीम ऑफ थिंग्स कि आप आर्टिकल 69 की दीवार तोड़ के ठा करके उसमें से 18 व्हीलर का ट्रक गुजारे और जाके आप पार्लियामेंट को कंट्रोल कर लें। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत तेज़ी दिखाई, उसके बाद एक इंटरप्रिटेशन मई के दरमियान में कर दी। अब लाहौर हाई कोर्ट उसके बाद जब मई का डिसीजन आया, आज हम 30 जून में खड़े हैं, फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट उसको लेकर बैठ गई। अब जो डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट ने किया, 4 मेंबर बेंच बेसिकली, क्योंकि एक इसमें डिसेंटिंग नोट है जस्टिस सेठी का। जस्टिस सेठी का जो डिसेंटिंग नोट है वो ये कहता है कि इन व्यू ऑफ द इंटरप्रिटेशन और द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमजा शहबाज का इलेक्शन जो है उसका जो एज चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब उसको एनल कर देना चाहिए, और वो एनल हो जाता है। उसकी लॉजिक उन्होंने इंटरप्रेटेड की और उस्मान बुज़दार पंजाब के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। इन अदर वर्ड्स वो स्टेटस को रिस्टोर करते हैं। बिकॉज जस्टिस सेठी, जिनका शॉर्ट ऑर्डर मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, और डॉन में एक बहुत अच्छी स्टोरी है, लिखा तो सब अखबारों ने, मैंने सब अखबारों की स्टोरीज पढ़ ली हैं जिन्होंने इसको कवर किया, लेकिन जो असल स्टोरी लिखी है यहाँ पे डॉन की स्ट्रेंथ आ जाती है। वो बिलाल राणा या राणा बिलाल उनके कोर्ट रिपोर्टर हैं। बहुत डिटेल स्टोरी, बहुत अच्छी लिखी हुई है, बड़ी क्लियर, वो आपको समझ आती है कि 4 जस्टिस का क्या डिसीजन है, डिसेंटिंग नोट का क्या डिसीजन है, पीटीआई की और पीएमएलक्यू की पिटिशंस क्या थी। तो आप अगर निकाल सकें, मैं उन्वान आपको सामने दिखा रहा हूँ डॉन की स्टोरी का, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत अच्छी इसकी क्लैरिटी जो है वो मिल जाएगी। तो जस्टिस सेठी के डिसीजन जो है उसकी एग्जैक्ट वही इंटरप्रिटेशन है जो मैंने दिन में करनी शुरू की थी जब ये ऑर्डर आया था, जो मैंने इसके ऊपर 2-3 ट्वीट किए थे कि आप उसी रियलिटी को आपको रिक्रिएट करना पड़ेगा जो रियलिटी 16 अप्रैल से पहले थी। बिकॉज 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ जिसमें 25 डिफेक्टर्स ने जो वोट डाला, लोटो ने या डिफेक्टर्स ने, वो वोट डाल नहीं सकते थे। वोट डालने का हक और राइट उनके पास था ही नहीं, वो अपनी पार्टी के डिसिप्लिन में थे। अगर वो वोट ना डालते तो हमजा जो है वो चीफ मिनिस्टर बन ही नहीं सकते थे। देयरफॉर हमजा इज नॉट द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। लेकिन अदालत ने ये तो कहा ही नहीं है। अदालत ने तो प्रैक्टिकल पर्पसेस इस डिसीजन को, जिसको हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं, इस डिसीजन ने हमजा शहबाज को ऑप्शन दी है, उनको रखा है एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, और उनको ऑप्शन दी है कि 1 जुलाई को शाम के 4 बजे आप जो है री इलेक्शन करवाएं। और उसमें बेसिकली एक तरह से हमजा अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कर रहे हैं। सिर्फ उसमें से उन 25 लोगों को निकाल दिया गया है जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो वोट नहीं डाल सकते थे। इन अदर वर्ड्स, ये एक बहुत ही, यानी लॉजिक की अगर इसको नज़र से परखें आप, तो ये एक बहुत ही कमज़ोर डिसीजन है, लॉजिकल फ्लॉ है इसके अंदर, ये एक फ्लॉड डिसीजन है। यही वो उस किस्म के डिसीजंस हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की अदालतों के डिसीजंस को दुनिया के जो 180-190 ममालिक हैं उसमें से कोई भी लीगल जुरिस्डिक्शन पाकिस्तान की कोर्ट्स के डिसीजन को एज ए प्रेसिडेंट कोर्ट नहीं करती। ना ही दुनिया की कानून की किताबें जो हैं वो पाकिस्तान की कोर्ट्स के डिसीजन को ज़्यादा अहमियत देती हैं। खुद पाकिस्तान के अंदर इंडिया के जो डिसीजंस हैं वो कोर्ट होते हैं, और कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर इंडिया के डिसीजंस की लीगल सेंस को माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान के डिसीजंस को, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कोई भी दुनिया में कोई बहुत ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं देता। और ये एग्जैक्टली उस किस्म का डिसीजन है जिसके बाद जब फिर कोर्ट्स के बारे में मज़ीद क्वेश्चन जो है उठते हैं कि क्या लॉजिक है। बिकॉज कोर्ट का सिर्फ ये काम है कि कोर्ट जो है वो अपनी आइन को देखे, कानून को देखे और उसकी तशरीह करे, उसकी इंटरप्रिटेशन करे। पाकिस्तान में ऑन द अदर हैंड अफसर हों, फौजी अफसर हों, सिविल अफसर हों या अदालतें हों, वो सब ये समझते हैं कि पर्सनैलिटी किसकी तगड़ी है, उस हिसाब से पाकिस्तान में जो है वो कहते हैं कि फ़लाँ जज साहब जो हैं वो बड़े तगड़े हैं, फ़लाँ अफसर जो है बड़ा तगड़ा है, फ़लाँ सेक्रेटरी साहब बड़े तगड़े हैं, फ़लाँ एसपी साहब बड़े तगड़े हैं, फ़लाँ डीपीओ साहब जो हैं वो बड़े तगड़े। तो तगड़े का जो कॉन्सेप्ट है इस कल्चर में, ये बेसिकली तौर पे एक रिडंडेंट 18th-19th सेंचुरी का कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान की पूरी तहजीब जो है वो इस तगड़े के कॉन्सेप्ट के साथ चल रही है। अदालत का काम है
लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करे किसी चीज़ की। एंड आई थिंक कि ये जो डिसीजन हमारे सामने शॉर्ट ऑर्डर आया है, जिसकी डिटेल हमारे सामने नहीं आई, इसमें सिर्फ जस्टिस सेठी हैं जिन्होंने लॉजिकल इंटरप्रिटेशन की है, जिनका डिसेंटिंग नोट है। बाकी सारे जस्टिस साहिबान ने जो इंटरप्रिटेशन की है वो लॉजिक के मुताबिक नहीं है। हाँ, अब आ जाते हैं हम लेट्स डिफेंड द कोर्ट, क्योंकि आपको याद होगा कि कई वीलॉग्स में मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कोर्ट्स एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ऑपरेट करती हैं। कोर्ट्स कभी आज़ाद नहीं होती। कोर्ट्स जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी को देखती हैं। इमेजिन योरसेल्फ कि अगर 1858 में 1857 में जब हिंदुस्तान की जो रेबल्स हैं या जो आज़ादी की जंग लड़ते हैं लोग, बहादुर शाह जफ़र के गिर्द इकट्ठे हुए हैं, उनको शिकस्त हो जाती है। उसके बाद कोई मुगल कोर्ट के जज साहब जो हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ऑर्डर देते हैं कि कानून ये कहता है देयरफॉर फलां जगह को खाली कर दें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जाओ तुम हवा में उड़ो, तुम कौन हो भाई यहाँ कहने वाले। तो एक्चुअली जो चीज़ मैटर करती है किसी स्टेट और रेलम के अंदर, किसी रियासत के अंदर, किसी एक जो पॉलिटिकल रेलम है, वो अथॉरिटी मैटर करती है, वो पावर मैटर करती है। तो कोर्ट्स को ये देखना पड़ता है कि पावर है किधर है, ग्राउंड रियलिटी है किधर है, डायरेक्शन है क्या पॉलिटिक्स की। इसलिए जो बहुत से लोग आप में से तहरीक इंसाफ में, सियासी जमातों में, वकला बरादरी के अंदर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोर्ट्स कोई रेवोल्यूशन ला सकते हैं, कोर्ट्स के फैसले के नतीजे में हकीकतें दुरुस्त हो सकती हैं, पॉलिटिक्स एक करेक्ट डायरेक्शन ले सकती है, जिस वजह से लोग कोर्ट से एक्सपेक्ट भी करते हैं और कोर्ट्स को कंडेम भी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस अगर आप समझ सकें, द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसके साथ ऑफ कोर्स हिस्ट्री के बगैर आप पॉलिटिकल साइंस को नहीं समझ सकते, तो आपको ये पता चलता है कि कोर्ट्स का बड़ा लिमिटेड एप्लीकेशन है। कोर्ट्स कभी रेवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशंस नहीं होते हैं, टूल्स नहीं होते हैं। कोर्ट्स को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सूंघना पड़ता है कि हमने क्या करना है। तो कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो ग्राउंड रियलिटीज़ के बिल्कुल मुताबिक दिया है। इस डिसीजन के नतीजा ये है, इस डिसीजन का, कि हमज़ा शहबाज के चीफ मिनिस्टर बनने का जो एक्ट है, जिसके ऊपर अभी इस वक्त ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही थी, हमज़ा शहबाज को मजबूत करने के लिए, हमज़ा शहबाज के चीफ मिनिस्टर को लेजिटिमेसी देने के लिए, क्रेडिबिलिटी देने के लिए, हमज़ा शहबाज को एहतमाद इस डिसीजन से जो है मिलेगा। बिकॉज इस वक्त जो सिचुएशन है कि 25 लोगों को निकाल दें तो तहरीक इंसाफ और PMLQ के पास इस असेंबली में 168 लोग हैं, हमज़ा के पास इस वक्त 172 हैं। अता तारड़ कहते हैं हमारे 4-5 लोग जो है वापस आ गए हैं जो डिफेक्टर्स थे, तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि कल हमारे 170 हमारे वोट होंगे। अब इसमें 2-3 कमेंट्स और बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने वकला से बात की। एक तो ये कि अदालत का कैंपेनिंग के लिए कोई टाइम ही ना देना और फौरी तौर पर 30 जून को फैसला करके कहना कि 1 जुलाई को ये वोट होना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत से वकला को इस डिसीजन के अंदर ये जो एलिमेंट है स्पीड का, इस पर उनको बहुत एतराज़ है। और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है उनको शक ये है कि पहले तमाम मामला तय हो गए हैं, लोगों ने जहां ठहरना था होटलों शोटलों में, सब लोगों से बात हो गई है कि 1 जुलाई को वो वोट किस तरह से डालेंगे, तो उसके बाद ये डिसीजन जो है वो सामने आया। खुदा बेहतर जानता है, दिलों का हाल, गैब का हाल तो अल्लाह ताला के पास ही है, लेकिन हम एक एनालिसिस कर सकते हैं। तो एनालिसिस ये है कि एक पॉलिटिकल मूव हुई है जिसके नतीजे में हमज़ा शहबाज को कंसोलिडेट किया जा रहा है, क्योंकि 186 तो वो भी नहीं ले सकते, कोई और भी नहीं ले सकता। फिर एक सेकंड राउंड होगा जिसमें वो 172 प्लस 173, 174, 175 वोट वो ले सकते हैं, और यूँ हमज़ा शहबाज को, PMLN को, हुकूमत को कहने का मौका मिलेगा कि एक बार फिर एक प्रोसेस हुआ जिसके नतीजे में अब हमज़ा शहबाज जो हैं वो दोबारा, इसे कहते हैं, पंजाब के चीफ मिनिस्टर बाकी बन गए हैं। उनको एक लेजिटिमेसी जो है यहाँ पे उनको दिला दी गई है। अच्छा, अब इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि आगे 17 जुलाई को जो पंजाब में 20 जगहों पे जो इलेक्शन होने हैं, अब यहाँ पे भी एक लॉजिकल फ्लॉ आ जाता है। एक साइड पे हम कह रहे हैं वो इलेक्शन ठीक नहीं हुआ था, वो 25 लोग वोट नहीं डाल सकते थे, फिर अब हम बाय इलेक्शन करवाएंगे, तो देयर इज़ अ टोटल लॉजिकल फ्लॉ इन कनेक्टिंग द थिंग्स। लेकिन जाहिर है कि हम चीज़ों को, हमारे यहाँ निज़ाम ताकत के ज़ोर से कनेक्ट कर रहा है, लॉजिक की यहाँ मैटर नहीं करती। और बात है कि दुनिया एक सर्टन लॉजिक के ऊपर चलती है, पाकिस्तान उस लॉजिक पे चलता नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। अभी बाई इलेक्शंस में कोशिश ये होगी कि हमज़ा को मैक्सिमम, यानी 14 अगर हमज़ा को मिल जाए, सपोज अभी उनके पास वो 177 भी ले लेते हैं, तो उनको इतने वोट तो कम से कम बाई इलेक्शंस में मिल जाएँ, 11, 12, 13 मिल जाएँ, उनको वोट मिले, सीटें मिलें, ताकि हमज़ा 186 के मैजिक नंबर को क्रॉस कर लें, 187 ले लें, 188 ले लें, 199, 89 ले लें, 90 ले लें, और हमज़ा की जो चीफ मिनिस्टरशिप जो है वो मुस्तहकम हो जाए। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि जो मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ कि निज़ाम फिर भी नहीं चलेगा, ये अनसस्टेनेबल है, और वो एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि अनसस्टेनेबल है। उसकी वजह ये है कि क्या वजह है कि ये सारा बस इसमें लास्ट कमेंट, क्या वजह है कि इतनी मेहनत की जा रही है, क्या वजह है कि डिटेल डिसीजंस बार बार जो है आ रहे हैं, क्या वजह है कि जो सारा हमारे सामने जो चीज़ आज आई है ये क्यों की गई है? ये की इसलिए गई है
कि वो जो ऑप्टिक्स हैं सच्चाई के, ट्रूथ के, उनको मेंटेन करना जो है वो निज़ाम की मजबूरी है। यानी निज़ाम नंगा है, सबको ही नज़र आ रहा है कि निज़ाम नंगा है, कपड़े कोई नहीं पहने हुए निज़ाम ने, लेकिन उसके बावजूद बार बार उसको कपड़ों के ज़रिए उसको कवर करके एक हकीकत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सारे लोग हैं, यानी शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जो हुकूमत इस वक्त बैठी है, ये तो बेचारे मोहरे हैं जिन्हें किसी ने इस्तेमाल किया है। तो इस्तेमाल करने वाले जो हैं उन्होंने इनको इस्तेमाल इसीलिए किया है कि ताकि ये लगे कि एक प्रोसेस है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, एक लीगल प्रोसेस है। तो अब तक आई होप कि यू अंडरस्टूड। बाकी मैंने आपको कहा डॉन की स्टोरी पढ़ लें, उसमें बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये इस वक्त पॉलिटिक्स है, इस पर फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच।